दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं आपके लाई हूँ फिर से एनवायरमेंटल एंड इकोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आई होप आपको ये मेरी वीडियोस अच्छी लग रही होंगी। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फूड चेन में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? मूल स्रोत क्या है फूड चेन में ऊर्जा का? तो वह है आपका सूर्य। क्या है आपका? सूर्य। पृथ्वी पर लगभग समस्त ऊर्जा का जो प्राथमिक स्रोत है वो आपका सूर्य ही है। हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के माध्यम से सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। यही ऊर्जा फिर शाकाहारी और मांसाहारी जीवों के माध्यम से खाद्य श्रृंखला के विभिन्न स्तरों तक पहुंचती हैं। जल, मिट्टी और वायु पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक तत्व हैं, लेकिन वे ऊर्जा के आपके प्राथमिक स्रोत नहीं हैं। तो प्राथमिक स्रोत आपका है सूर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, ऑर्गेनिज्म में किसे लाभ होता है? किसमें? सहभोजिता में। सहभोजिता में किसे लाभ होता है? तो वो होता है एक जीव को लाभ होता है, एक जीव को लाभ होता है, दूसरे को न लाभ और न हानि। सहभोजिता है क्या? सहभोजिता एक दो प्रजातियों के बीच एक ऐसी जैविक प्रक्रिया है जिसमें एक जीव जिसे लाभ प्राप्त होता है, जैसे भोजन, आश्रय या सुरक्षा, और दूसरा जीव जो होस्ट होता है उसे न कोई लाभ होता है और न कोई नुकसान या हानि पहुंचती है। मान लीजिए शार्क और रेमोरा मछली। क्या हम लेंगे एग्जाम्पल? शार्क और रेमोरा मछली। रेमोरा मछली शार्क के शरीर से चिपक जाती है। शार्क जब शिकार करती है तो बचे हुए भोजन के टुकड़े रेमोरा खा लेती है। इससे रेमोरा को भोजन और सुरक्षा का लाभ होता है, जबकि शार्क को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो शार्क से चिपक जाते हैं। तो शार्क को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रेमोरा को भोजन मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लाइकेन्स किसके सूचक होते हैं? क्या लाइकेन्स किसके सूचक होते हैं? तो लाइकेन्स आपके होते हैं वायु प्रदूषण के सूचक। किसके? वायु प्रदूषण के सूचक। लाइकेन वायु प्रदूषण विशेष रूप से हवा में सल्फर डाइऑक्साइड के स्तर के प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं। यदि वायु प्रदूषण में सल्फर डाइऑक्साइड होता है तो लाइकेन पैदा हो जाते हैं। लाइकेन अपना पोषण सीधे वातावरण से प्राप्त करते हैं। यदि हवा में वायु प्रदूषण अधिक है तो ये जीवित नहीं रह पाते और सूख कर नष्ट हो जाते हैं। सॉरी, ये थोड़ा गलती हो गई थी। लाइकेन अगर वायु प्रदूषण है तो लाइकेन सूख कर नष्ट हो जाएंगे। ये इसका एग्जाम्पल है, इसका सूचक है। जिन क्षेत्रों में प्रदूषण का स्तर बहुत अधिक होता है वहाँ लाइकेन नहीं उगते, इसलिए इन्हें प्राकृतिक प्रदूषण संकेतक भी कहा जाता है। लाइकेन कवक और शैवाल के बीच सहजीविता का परिणाम है, जहाँ शैवाल भोजन बनाता है और कवक उसे सुरक्षा और खनिज प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए मुख्य गैस कौन सी है? कौन सी है मुख्य गैस ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए? तो वह आपकी कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन हाउस प्रभाव वह प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसे पृथ्वी की सतह गर्म रहती है। वातावरण में मौजूद कुछ गैसें सूर्य की गर्मी को सोख लेती हैं और उसे अंतरिक्ष में वापस जाने से रोकती हैं। हालांकि जल वाष्प भी महत्वपूर्ण है, लेकिन मानवीय गतिविधियों के कारण बढ़ने वाली सबसे प्रमुख ग्रीन हाउस गैस जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड ही है। और कौन कौन सी गैसें हैं जो ग्रीन हाउस प्रभाव की हैं? वो आपकी मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स की मुख्य विशेषता क्या है? क्या है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की मुख्य विशेषता? तो वह आपकी अत्यधिक स्थानिक प्रजातियाँ, बहुत ज़्यादा एंडेमिक आपकी प्रजातियाँ। किसी क्षेत्र को हॉटस्पॉट घोषित करने के लिए दो मुख्य शर्तें होती हैं। या तो वहाँ पर 1500 स्थानीय संवहनी पौधे होने चाहिए। क्या होने चाहिए? वस्कुलर प्लांट्स होने चाहिए। ये भी मैंने आपको पहली वीडियो में पहले आपको बता रखा है। मैंने इसकी लिस्ट बना रखी है, आप लोग उसे प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। और क्या होना चाहिए अगर वहाँ का हॉटस्पॉट घोषित करना है कि वहाँ पर 1500 स्थानिक संवहनी पौधे होने चाहिए। स्थानिक का अर्थ है कि वे जीव या पौधे जो दुनिया में केवल उसी स्थान पर पाए जाते हैं, कहीं और नहीं पाए जाते, उन्हें कहते हैं स्थानिक संवहनी पौधे। उसके बाद खतरे का स्तर। उस क्षेत्र में अपनी मूल प्राकृतिक वनस्पतियों का कम से कम 70% हिस्सा खो दिया हो, यानी कि वह क्षेत्र जैविक रूप से समृद्ध तो है लेकिन विनाश के कगार पर है, तो उसे हम हॉटस्पॉट घोषित कर देंगे। भारत में मुख्य रूप से चार जैव विविधता हॉटस्पॉट पाए जाते हैं, जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट पाए जाते हैं। एक तो आपका हिमालय है, एक आपका पश्चिमी घाट है, एक आपका भारत परमा क्षेत्र है और आपका सुडरलैंड है। इसमें निकोबार द्वीप समूह शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कैरिंग कैपेसिटी का संबंध किससे है? कौन सा? कैरिंग कैपेसिटी, उसका संबंध है अधिकतम जनसंख्या जिसे पर्यावरण सहन कर सके।
किसी भी इकोसिस्टम या वातावरण की एक निश्चित सीमा होती है, एक वहन क्षमता होती है कि वो कितना ज़्यादा जनसंख्या सहन कर सकता है। वह जीवों की वह अधिकतम संख्या जिसे उस वातावरण के उपलब्ध संसाधन जैसे भोजन, जल, आवास और हवा बिना किसी गिरावट या विनाश के स्थायी रूप से जीवित रख सकते हैं। भाई अगर वहाँ पर जंगल में बहुत सारे जंतु हो गए, भाई एक जंगल की एक सीमा तो कि वो कितने जीव जंतु का भार सहन कर सके, वहाँ पर कितनी घास है, कितना पानी है, सब कुछ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो वह आपका ओजोन परत संरक्षण, ओजोन लेयर प्रोटेक्शन से संबंधित है। क्या उद्देश्य है इस प्रोटोकॉल का? इस अंतर्राष्ट्रीय संधि का मुख्य लक्ष्य है उन पदार्थों के उत्पादन और उपयोग को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना जो ओजोन परत को नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे आपकी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कब हुई ये एमओयू? इस पर 16 सितंबर 1987 को सहमति बनी थी। इसी कारण हर साल 16 सितंबर को आपका विश्व ओजोन दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, म्यूचुअलिज्म में क्या होता है? किसका? सहजीविता में क्या होता है? अभी आप सहजीविता में क्या होता है? एक आपका अलग आया था, ये आपका अलग है। इसका आया था दोनों को लाभ। क्या है? दोनों को लाभ। वो आएगा वो आया था आपका सहभोगिता और यह आपका सहजीविता। इसमें दोनों को लाभ होता है। सहजीविता दो अलग अलग प्रजातियों के बीच का वह संबंध है, इसमें दोनों को ही एक दूसरे की मदद करते हैं और दोनों को ही जीवित रहने या वृद्धि करने में लाभ होता है। जिसका उदाहरण है आपका लाइकेन। यह कवक और शैवाल का मिलन है। शैवाल प्रकाश संश्लेषण से भोजन बनाता है और कवक को देता है, जबकि कवक शैवाल को रहने की जगह और सुरक्षा प्रदान करता है। जैसे मधुमक्खी और फूल। मधुमक्खी फूल से अमृत लेती है और बदले में वह फूल के परागकणों को दूसरे फूलों तक पहुंचाकर परागकण में मदद करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, CFCs का मुख्य उपयोग कहाँ होता था? किसका? CFCs का। आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन का मुख्य उपयोग कहाँ होता था? वो होता था आपका रेफ्रिजरेटर में और एरोसोल में, फ्रीज और एरोसोल में होता था। CFCs मानव निर्मित गैसें हैं। क्या ऐसे हैं? CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन मानव निर्मित गैस है। ये प्राकृतिक गैस नहीं, ये मानव निर्मित गैस है, जिनका उपयोग 20वीं सदी में औद्योगिक और घरेलू उत्पादनों में बड़े पैमाने पर किया जाता था। जैसे आपका रेफ्रिजरेटर में और एयर कंडीशनर में इसका उपयोग शीतलक के रूप में, कूलेंट के रूप में किया जाता था, क्योंकि ये गैसें अत्यधिक स्थिर और गैर ज्वलनशील थी। गद्दे और इंसुलेशन के लिए भी फोम बनाने की प्रक्रिया में भी इसका प्रयोग किया जाता था। इसे क्यों प्रतिबंधित किया गया क्लोरोफ्लोरोकार्बन को? क्लोरोफ्लोरोकार्बन की सबसे बड़ी समस्या यह है कि जब ये वायुमंडल के ऊपरी हिस्से जो समताप मंडल होता है में पहुंचते हैं तो सूर्य की परावैंगनिक किरणों के संपर्क में आकर टूट जाते हैं और क्लोरीन मुक्त करते हैं। क्लोरीन का एक परमाणु ओजोन के हजारों अणुओं को नष्ट कर सकता है, जिससे ओजोन परत में छेद होने लगा। ओजोन परत के ओजोन में आपका छेद होने लगा, क्योंकि ये इसका एक कण क्लोरीन मुक्त कर देता है और क्लोरीन आपका ओजोन को नुकसान पहुंचाता है। इसी खतरे को देखते हुए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत इनके उपयोग को पूरी दुनिया में धीरे धीरे समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डिफॉरेस्टेशन का प्रमुख परिणाम क्या है? किसका? डिफॉरेस्टेशन का प्रमुख परिणाम क्या है? वनों की कटाई का प्रमुख परिणाम क्या है? वो है आपका मृदा अपरदन। क्या है? मृदा अपरदन। सॉइल इरोजन आपका सबसे बड़ा आपका परिणाम है। पेड़ों की जड़ें, जब आप वनों की कटाई करेंगे तो पेड़ों की जड़ें मिट्टी को मजबूती से पकड़ कर रखती हैं। जब पेड़ काटे जाते हैं तो तेज बारिश और हवा के कारण मिट्टी की ऊपरी उपजाऊ परत बह जाती है। इससे ज़मीन बंजर होने लगती है। जमीन आपकी बंजर होने लगेगी, इसलिए वनों की कटाई को रोका गया। पेड़ आपका कार्बन डाइऑक्साइड सोखते हैं। पेड़ों की कमी से वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ते हैं, जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ता है, ना कि कम होता है। जंगलों के नष्ट होने पर अगिनत जंगली जानवरों और पौधों के प्राकृतिक आवास छिन जाते हैं, जिनसे उनकी प्रजातियां विलुप्त होने लगती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ट्रॉफिक लेवल क्या दर्शाता है? क्या दर्शाता है ट्रॉफिक लेवल? वो दर्शाता है खाद्य श्रृंखला में जीव की स्थिति, जो फूड चेन है उसमें जीव की स्थिति क्या है। एक इकोसिस्टम में ट्रॉफिक लेवल, एक पारिस्थितिकी तंत्र में ट्रॉफिक लेवल यह बताता है कि कोई जीव खाद्य श्रृंखला में किस पायदान पर खड़ा है और वह अपनी ऊर्जा कैसे प्राप्त करता है। मान लीजिए प्रथम स्तर T1 उत्पादक, इसमें हरे पौधे आते हैं जो सूर्य के प्रकाश से भोजन बनाते हैं। उसके बाद द्वितीय स्तर जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, इसमें शाकाहारी जीव आते हैं जो पौधों को खाते हैं, जैसे हिरण। तृतीय स्तर जो आपका द्वितीय उपभोक्ता होते हैं, इसमें वे मांसाहारी जीव आते हैं जो शाकाहारी जीवों को खाते हैं, जैसे मेंढक, भेड़िया। उसके बाद चतुर्थ स्तर तृतीय उपभोक्ता, इसमें शीर्ष शिकारी आते हैं, जैसे आपके शेर और बाज। एक स्तर से दूसरे स्तर पर जाने समय केवल 10% ऊर्जा ही स्थानांतरित होती है। इस बाकी ऊर्जा ऊष्मा के रूप में नष्ट हो जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्मोक शब्द किसका मिश्रण है, किसका मिश्रण है? स्मोक ये है आपका स्मोक प्लस फॉग, किसका? स्मोक प्लस फॉग, धुआं और कोहरे का मिश्रण है ये स्मोक। स्मोक शब्द की उत्पत्ति 20वीं सदी की शुरुआत में हुई थी। यह वायु प्रदूषण की एक गंभीर अवस्था है जो तब बनती है जब हवा में मौजूद प्रदूषक कोहरे के साथ मिल जाते हैं। यह ठंडी जलवायु में कोयला जल से निकलने वाले धुएं और कोहरे के मिलने से बनता है। क्या? जब कोयला जलाया जाता है SO2 और जब कोहरा के मिलने से बनता है। यह आधुनिक शहरों में वाहनों और कारखानों से निकलने वाले नाइट्रोजन ऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन पर सूर्य के प्रकाश की क्रिया से बनता है। इसमें ओजोन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अफॉरेस्टेशन एंड रिफॉरेस्टेशन में क्या अंतर है, किसका? अफॉरेस्टेशन और रिफॉरेस्टेशन में इसका आपका इसमें दोनों में क्या अंतर है? अफॉरेस्टेशन का मतलब है नए क्षेत्र में वन लगाना, किसी नए क्षेत्र में वन लगाना, और रिफॉरेस्टेशन का मतलब है कटे वन को पुनः लगाना। भाई अफॉरेस्टेशन का मतलब यही है कि हम नई जगह पर लगाएंगे, नई जगह पर हम पेड़ पौधे उगाएंगे, और रिफॉरेस्टेशन का मतलब है कि हम वही पुरानी जगह पर ही नए पेड़ लगाएंगे। यदि दोनों प्रक्रियाओं का उद्देश्य पेड़ों की संख्या बढ़ाना है, लेकिन इसके बीच का मुख्य अंतर उस जगह के इतिहास से संबंधित है जहाँ पेड़ लगाया जा रहा है। देखिए अफॉरेस्टेशन वनीकरण का क्या मतलब है? इसका अर्थ है ऐसे क्षेत्र में पेड़ लगाना जहाँ पहले कभी जंगल नहीं था, या बहुत समय से या बहुत लंबे समय से वहाँ कोई वन नहीं हो। किसी खाली पहाड़, किसी खाली पड़ी बंजर भूमि, रेगिस्तानी इलाके के या घास के मैदान को जंगल में बदलना। उसके बाद आता है रिफॉरेस्टेशन पुनर्वीकरण। इसका अर्थ है ऐसे क्षेत्र में फिर से पेड़ लगाना जहाँ हाल ही में जंगल नष्ट हुआ हो, इसे जंगल में आग लग गई हो या लकड़ी के पेड़ काट दिए गए हो, या उस खाली हुई जमीन पर दोबारा पेड़ लगाना पुनर्वीकरण कहलाता है। दोनों ही प्रक्रियाएं वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को सोखने में मदद करती हैं। पुनर्वीकरण खोए हुए प्राकृतिक आवास को बहाल करने में मदद करता है, जबकि नवीनीकरण नए पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बायो एक्यूमुलेशन किससे संबंधित है? क्या? बायो एक्यूमुलेशन जैव संचय किससे संबंधित है? तो वो आपका संबंधित है शरीर में विषैले पदार्थों का जमा होना। किससे? शरीर में विषैले पदार्थों का जमा होना। जैव संचय वह प्रक्रिया है जिसमें कोई विषैला पदार्थ जैसे पारा हो गया या अन्य भारी धातु हो गई किसी जीव के शरीर में उसके पर्यावरण या भोजन के माध्यम से प्रवेश करता है और धीरे धीरे जमा होने लगता है। ये कैसे काम करता है? यह तब होता है जब जीव द्वारा विषैले पदार्थों को ग्रहण करने की दर उसे शरीर से बाहर निकालने वाली दर से अधिक होती है। मतलब हम जितना ग्रहण कर सकते हैं, हम ज़्यादा ग्रहण कर सकते हैं, उससे कम निकाल सकते हैं। अधिकांश ऐसे विषैले पदार्थ वसा में घुलनशील होते हैं। किस होता है? अधिकांश ऐसे विषैले पदार्थ वसा में घुलनशील होते हैं, इसलिए वे जीव के ऊतकों में लंबे समय तक बने रहते हैं। जैसे जैसे जीव की आयु बढ़ती है उसके शरीर में उन रसायनों की सांद्रता भी बढ़ती जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का गठन कब हुआ? NGT का गठन तो हुआ आपका 2010 में। कब हुआ? 2010 में। राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT की स्थापना हुई थी 18 अक्टूबर 2010 में। क्या था इसका उद्देश्य? पर्यावरण संरक्षण, वनों के बचाव, वृक्षों के बचाव और प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित मामलों का तेजी से निपटारा करना। भारत दुनिया का तीसरा देश ऐसा बना। सबसे पहले आपका ऑस्ट्रेलिया, फिर आपका न्यूजीलैंड, जिसने इस तरह का एक विशेष पर्यावरण न्यायाधिकरण स्थापित किया। NGT के लिए यह अनिवार्य है कि वह अपने पास आए मामलों का निपटारा 6 महीने के अंदर अंदर कर दे। इसका मुख्य न्यायालय है, इसका आपका मुख्यालय में इसका हेडक्वार्टर है आपका नई दिल्ली में, जबकि 4 क्षेत्रीय कार्यालय आपका भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई में आपका स्थित है। तो कैसे लगे आपको ये क्वेश्चंस, कैसे लगे आपको ये वीडियो, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएगा। चलिए मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।